इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजेदा बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर की अहम अपील। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने प्रदेश के मुखिया स्वयं उतरे सड़कों पर। शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर की जा रही है कार्यवाही। और लिफ्ट लेना नाबालिग छात्रा को पड़ गया महंगा, अपहरण कर किया गया गैंगरेप। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर की अहम अपील। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की और कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर नमक कानून को तोड़ा था। साथ ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से देश को भी आजाद कराया था। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रह कर देश को साफ व स्वच्छ बनाया है। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं स्वास्थ्याग्रह पर बैठ रहा हूं और इस महामारी से लड़ने का कार्य करूंगा। सीएम ने कहा कि यह महामारी पूरी दुनिया भर में फैल रही है। यह महामारी सिर्फ सरकारी प्रयासों से दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज में आपसी व्यवहार से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना होगा और शासन की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने से ही इससे निजात मिलेगी। इसके लिए कई प्रयास भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सुनिए इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा क्या अपील की गई है। कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से निपटने का एक मंत्र दिया है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण। और एक प्रमुख बात कही है, कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार चाहिए। बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता भी है और दिक्कतें भी हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, फिर वैक्सीन भी आ गई, तो ऐसा लगा लोग निश्चिंत हो गए, अब इलाज भी हो जाएगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई। और इसलिए फिर कार्यक्रमों में भी संख्या, उत्सव, मेले, शादी, विवाह, पार्टियां सब इतनी तेजी से हुई कि संक्रमण एक बार फिर से फैल गया। अब उसको रोकने का एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, लोगों के रोजगार छीन लेगा। लॉकडाउन सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका है कि बंद कर दो सबको। अब इसको संक्रमण को रोकने का दूसरा तरीका है कि हम आत्म अनुशासन अपनाएं। मतलब हम मास्क लगाएं, हम सुरक्षित दूरी बनाएं, हम हाथ बार बार साफ करें, हम वैक्सीनेशन करवाएं, और इसके लिए समाज का सहयोग चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं नैतिक आग्रह करने के लिए, इससे नैतिक दबाव भी बनेगा, क्योंकि अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपराध करता है। अपराध इस दृष्टिकोण से कि इससे केवल उसका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता, उससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हम संकल्प करें कि मैं मास्क लगाऊंगा, मेरा परिवार मास्क लगाएगा। और मास्क का मतलब अगर आप देखें, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य का आग्रह है, ये लोगों को मास्क लगाने का आग्रह है,
ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आग्रह, मेरा स्वास्थ्य आग्रह, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क बनाने का आग्रह, मेरा स्वास्थ्य आग्रह, कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह, मेरा स्वास्थ्य आग्रह, कोरोना की लड़ाई से समाज लड़े, ये जिम्मेदारी समाज की भी है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने प्रदेश के मुखिया स्वयं उतरे सड़कों पर। बढ़ते संक्रमण को रोकने लगातार एक से एक प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मंगलवार को भोपाल की गलियों में निकले और लोगों से मास्क लगाने समेत आवश्यक दूरी बनाए रखने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री की अपील को लोगों के समक्ष दोहराते हुए आम जनता से कहा कि इस महामारी से बचने हर हाल में शासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी से निजात पा सकेंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किस तरह से सड़कों पर अपील करते देखे जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मास्क जरूर लगाए रखना, कोरोना के संक्रमण से बचना और बचाना है। बच्चों को भी कह देना मामा की तरफ से मास्क जरूर लगाएं, मास्क लगाइए मेरे बहनों और भाइयों। आज एक ही प्रार्थना करने आपसे निकला हूँ कि आप खुद मास्क लगाएं, अपने बच्चों को मास्क लगवाएं, एक मास्क लगाएं, दूरी रखें, सुरक्षित दूरी रखें। और दूसरे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दूरी बनाए रखना, और तीसरा बार बार हाथ साफ करना। इसलिए किसी भी हालत में हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना है। उसका एक तरीका तो ये है कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन लॉकडाउन किया तो गरीब भूखा मर जाएगा, रोजगार छिन जाएंगे, बिजनेस व्यापार बंद हो जाएंगे। और इसलिए लॉकडाउन नहीं मेरे बहनों और भाइयों। दूसरा तरीका है हम मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें। अगर हम सबने मास्क का इस्तेमाल किया, अपने बच्चों से भी उसका उपयोग करवाया, सुरक्षित दूरी बना के रखी, तो हम कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोक पाएंगे। हम अपनों को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे, अपने प्रदेश को बचा पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने निकला हूँ, आपका सेवक शिवराज आपसे ये निवेदन करने निकला है, अपने प्रदेश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई दोस्त अगर बिना मास्क लगाए आए तो आप कह दीजिए कि मास्क नहीं तो बात नहीं। अगर कोई सामान खरीदने जा रहा है बिना मास्क आए तो पहले कहिए आप मास्क लगाइए। हम सब अगर मास्क का प्रचार करके मास्क लगवाएंगे तो हम कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोक लेंगे। इंसानियत जीतेगी, कोरोना हारेगा। और कोरोना के हराने के लिए हम सब लोग मिलकर एक हो जाएं, सारे मतभेद भूल के सारी इंसानियत इकट्ठी हो जाए। हम मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने का हर संभव उपाय करें। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, इसलिए आज आपसे अपील करने निकला हूं। मेरे बहनों और भाइयों, सहयोग कीजिए, हमें मिलकर हम इस कोरोना को हराएं। मास्क लगाएं क्योंकि मास्क ही सुरक्षा है, दूरी बनाएं क्योंकि वो इस संक्रमण रोकने का उपाय है, और साबुन से हाथ धोएं क्योंकि उससे वायरस मर जाता है। यही अपील आपसे है, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर की जा रही है कार्यवाही। ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ जहां लगातार तेजी के साथ कोरोना संक्रमण अपने पांव पसारता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारी इसको हल्के से ले रहे हैं और महज 100 रुपए का जुर्माना चुकाकर खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाला जुर्माना भी अब व्यापारियों के लिए सुविधा बन गया है, क्योंकि ये 100 रुपए देकर पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं और फिर जमकर कोरोना गाइडलाइन की बाकियां उधेड़ते हैं। इस बात की जानकारी कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी को लगते ही उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे लापरवाह दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने निर्देश किया है तथा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत एसपी राकेश कुमार सिंह के अलावा अन्य अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर लापरवाही करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। लापरवाह दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसने कलेक्टर का काफिला शहर की सड़कों पर उतरा और सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर ओपन जेल में डाला जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है।
इधर मंगलवार की सुबह 11 बजे से ही कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश सिंह सहित नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सड़क पर उतरे तथा शिल्पी प्लाजा, हॉस्पिटल चौक समेत कई बड़ी दुकानों पर कार्यवाही की जा रही है। इतना ही नहीं, मास्क न लगाने वाले दुकानदारों की दुकानों पर 24 घंटे के लिए ताला जड़ दिया गया। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि यदि इसके बाद भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो दुकानदारों को परमानेंट सील कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है रीवा ज़िले में भी लगातार है ना कोविड का केसेस है ना बढ़ रही है। कल भी है ना 57 केसेस है ना हमारे ज़िले में आई है। ये अभी तक का है ना एक दिन में है ना सबसे सर्वाधिक है ना संख्या है। तो लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व और नगर निगम के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं कि लोग है ना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। बट अभी भी है ना देखने में आती है कि मार्केट में इवन दुकानदारों द्वारा भी मास्क नहीं पहना जाता है या कुछ ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है। हम लोग एक कुली जेल का है ना भी है ना खुला हुआ है, उसमें लगातार है ना हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है, लापरवाही करता है तो उनको जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा है, अस्थायी जेल पे। उसके साथ साथ जुर्माना डालने का, और जब कोई दुकान इतने बार बोलने के बाद भी मतलब मास्क नहीं पहनता है तो उनको 24 घंटे का है ना बंद करने का, और लगातार उल्लंघन करने पर है ना उनको परमानेंटली है ना सील करने का कार्रवाई है ना कर रहा है। लिफ्ट लेना नाबालिग छात्रा को पड़ गया महंगा, अपहरण कर किया गया गैंगरेप। मामला सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकघाट का है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी घटना को दरिंदों ने अंजाम देकर एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार किया है। जानकारी के अनुसार स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने उसका अपहरण कर लिया गया, फिर इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि छात्रा का अपहरण कर नाबालिग उसे किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने वाला युवक भी नाबालिग है, साथ ही उसके 2 अन्य मित्र भी वहां मौजूद थे और पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सुहागी थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा प्रतिदिन की तरह चाकघाट विद्यालय पढ़ने गई थी। वहां से घर लौटते समय रास्ते में गांव का ही एक नाबालिग मिला, जिसने उसे घर तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट दिया। उसके नापाक इरादों से अनजान छात्रा घर जाने के लिए बाइक में सवार हो गई। वह किशोरी को अपने दोस्तों की मदद से चाकघाट थाने के बघेड़ी गांव में स्थित एक किराए के कमरे में लेकर आया और उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उसके 2 दोस्त वहां मौजूद थे। अपने नापाक इरादों को अंजाम देकर नाबालिग ने उसे धमकाते हुए छोड़ दिया। किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उसकी आपबीती सुनकर खुद परिजन के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जिसके बाद परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह एक बच्ची थी जो 9वीं में पढ़ती थी, अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल गई थी और उसी गांव का ही उसका एक सीनियर लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो उसको मिला रास्ते में एग्ज़ाम के बाद। तो उसको बोला कि मैं तुमको घर छोड़ दूं, एक ही गांव के हैं। तो लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बहन के साथ जाऊंगी, उसके साथ कुछ काम है। तो लड़के ने बोला कि मैं आपको चलो वहाँ मोड़ तक छोड़ देता हूँ। लड़की बैठ गई, परिचित थी लड़के से अच्छे से, गाँव के ही थे। इसके बाद लड़का लड़की को जहाँ तक जाना था वहाँ ना ले जाके अपने किसी दोस्त के रूम पर लेके गया। रूम के बाहर जब लड़की पहुंची तो कुछ उसके साथी थे 3 और, उन्होंने लड़की को रूम के अंदर खींच लिया, ऐसा लड़की ने रिपोर्ट में बताया है। और उसके बाद जो लड़का उसके साथ उसको लेके गया था, उसने उसके साथ बदमाशी की। उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें 3 आरोपी जो नामजद हैं, वो तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी भी नाबालिग हैं। और जो एक और अज्ञात व्यक्ति के बारे में उसने बताया बच्ची ने, उसकी तलाश जारी है। बच्ची का सारा वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आरोपियों की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करके उनको आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जेट ट्रेडर्स, बॉबी मोबाइल समेत दुकान संचालक के निज आवास पर जीएसटी विभाग की टीम ने की एक साथ छापेमार कार्यवाही। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी प्लाजा में स्थित जेट ट्रेडर्स एवं बॉबी मोबाइल समेत घर में मंगलवार को सतना एंटी विजन ब्यूरो जीएसटी विभाग की 22 सदस्यीय टीम ने छापेमार कार्यवाही की है। जीएसटी की इस कार्यवाही से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है।
वर्ष 2019-20 के दौरान फर्म संचालक द्वारा मोबाइल की खरीदी बिक्री में लगभग 1.5 करोड़ का हेरफेर किए जाने की शिकायत मिलने के बाद यह कार्यवाही की गई है। शिल्पी प्लाजा बाजार में स्थित बॉबी मोबाइल सहित उसके अन्य दुकान व घर पर मंगलवार को जीएसटी विभाग की 22 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कार्यवाही की है। जय ट्रेडर्स के मालिक सौरभ डिकवानी द्वारा शहर के शिल्पी प्लाजा बाजार में बॉबी मोबाइल के नाम से 2 दुकानें संचालित की जाती हैं, जहां मोबाइल खरीद बिक्री व मोबाइल एसेसरीज के साथ कूलर और टीवी बिक्री का भी काम किया जाता है। वर्ष 2019-20 में फर्म संचालक के यहां जीएसटी के दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई थी, जिसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी पाई गई थी। गड़बड़ी पाए जाने पर मंगलवार को जीएसटी विभाग की टीम ने फर्म संचालक के साथ 2 संस्थानों के अलावा घर पर भी छापेमारी कार्यवाही की है। साथ ही दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्यवाही के दौरान फर्म संचालक द्वारा 1.5 करोड़ का घपला किए जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल तीनों जगह कार्यवाही जारी है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि फर्म संचालक द्वारा कितने का घपला किया गया है। हाँ, आज एक्चुअली आज जो कार्रवाई चल रही है ये मेसर्स फर्म जो है जय ट्रेडर्स है। इनकी 2 दुकानें, एक जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ये प्लस एक आगे है। दोनों में इनका मेन काम जो है वो मोबाइल के क्रय विक्रय का काम है, प्लस साथ में कुछ एसेसरीज़, मोबाइल एसेसरीज़ और टीवी भी रखी हुई है, कूलर वगैरह भी है। इनका एक्चुअली जो मेन मुद्दा है, हम लोग सिस्टम बेसिस जो एक मिस्टेक है, इनका मिसमैच है, उसके आधार पे यहाँ पहुँचे हैं। उसमें वर्ष 19-20 में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का मिसमैच है इनका। इनके वकील उपस्थित हो चुके हैं, तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। साथ में इनका जो दुकानों में जो स्टॉक है मोबाइल, वो ये काउंट करवा के हम लोगों को लिखवा रहे हैं। तो अभी तो कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कार्रवाई देर शाम तक चलेगी। इनके वकील उपस्थित हो चुके हैं, वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रस्तुत करेंगे, वो प्लस इनका जो स्टॉक है उसका मिलान होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हम तब आपको बता पाएंगे। पर प्राइमा फेसी अभी 1 से 1.5 करोड़ का मिसमैच है इनका। जितना जवाब प्रस्तुत कर पाएंगे ठीक है, अदरवाइज़ फिर इनके ऊपर टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी की कार्रवाई होगी, वो इनको जमा करनी पड़ेगी। कहाँ दर्ज की गई? ये इनके 2 व्यवसाय स्थल, एक ये है, एक जो आगे रोड पे ही है, प्लस इनका एक देवालय जेपी मोड़ रोड पे इनका घर है, वहाँ पर 3 जगह एक साथ कार्रवाई हुई है। लगभग 20 सदस्यीय टीम है, सतना एंटी विजन ब्यूरो प्लस सतना सर्किल 2 से एक महिला अधिकारी हैं, वो भी साथ में ही हैं। कुल मिला के 20-22 सदस्यों के ऑफिसर्स हैं इसमें। एक साथ कार्रवाई तीनों जगह पर चल रही है। ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने सौंपा कुलपति को राज्यपाल के नाम ज्ञापन। गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षा विगत वर्ष की भांति ओपन बुक पद्धति से कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को छात्र नेता आदर्श द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोरोना महामारी से छात्रों को सुरक्षित रखने की कड़ी में यह निर्णय लेते हुए कुलपति को माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की गई है कि वैश्विक महामारी के कारण छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में विगत वर्ष की भांति ही ओपन बुक पद्धति से परीक्षा संपन्न कराई जाए। कुलपति को ज्ञापन सौंपने आए छात्रों ने अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज हम सब छात्र यहाँ पर ओपन बुक पद्धति से परीक्षा प्रणाली के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्यपाल के नाम पर कुलपति महोदय ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और आप मीडिया में भी यही दिखा रहे हैं, और प्रदेश सरकार में कोरोना महामारी भयावह रूप ले रही है और निरंतर रूप से यहाँ भी देखा जा रहा है कि महाविद्यालय के छात्र और प्रोफेसर भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हम छात्र ऑफलाइन माध्यम से पेपर कैसे दे पाएँ कॉलेज जाकर। हम छात्रों के मन में एक ये बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि यदि हम लोगों को कोरोना हो गई, यदि हम सब छात्र कोरोना से ग्रसित हो गए, इसकी जवाबदारी किसकी होगी? या तो मध्य प्रदेश सरकार लेगी, ये आज तक निर्णय नहीं कर पाई सरकार। और हम लोग परीक्षा दे किस माध्यम से? ना तो हम लोगों की पढ़ाई अच्छे माध्यम से हो पाई और ना ही किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन था कि वो अच्छे से क्लास ले पाए। अपनी आईडी और वीडियो क्लियर नहीं रहते थे बहुत सारे बच्चों के पास। यहाँ तक जो गरीब बच्चे हैं गांव से आते हैं, वहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ना तो पढ़ाई कराई गई और ना ही कोरोना इतना भयावह रूप ले रहा है कि उस परिस्थिति में हम छात्र छात्राएं परीक्षा दे सकें, यह संभव नहीं है। और ना ही प्रशासन और महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि
उसको रोकथाम की जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह ज्ञापन आपका प्रेषित कर दिया जाएगा राज्यपाल महोदय को और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन कर रहे हैं, अपना अनुरोध कर रहे हैं। यदि मांगे हम लोगों की पूरी नहीं होती तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने और ओपन बुक पद्धति से ही परीक्षा हो, यही हमारा सरकार से निवेदन है और हम सब छात्र यही चाहते हैं। ये भी बता दें। ये स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के लिए है और वहीं द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के छात्रों को मतलब ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराई जानी है। तो यही मांग है हम लोगों की, अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की भी ओपन बुक परीक्षा हो। देखिए, हमारी मांगे ये हैं कि जैसा पहला सुख निरोगी काया, आप मीडिया के बंधु हैं, आप बताइए हमारे लिए परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है? यदि हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से परीक्षा दे पाएंगे? और हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये विगत कुछ दिनों पहले निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर और स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को ऑफलाइन और पेन पेपर मोड पे करवाया जाएगा। अब आप बताइए, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, अखबार आपका बता रहा है, टीवी चैनल आपके बता रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि कोरोना है। आज ही मैंने आज का करंट न्यूज़ यहाँ देखा कि 57 मरीज रीवा में पाए गए हैं कोरोना के। इसके बावजूद भी आप छात्रों की ज़िंदगी को संकट में डाल रहे हैं और पेन पेपर मोड से परीक्षाएं करवा रहे हैं। आप बताइए हमें कि जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेज प्रशासन छात्रों को ढंग से पानी पिलाने तक की व्यवस्था नहीं करवा पाता, वो कोरोना से सुरक्षित कैसे रख पाएगा छात्रों को? वो सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कैसे करवा पाएगा? आप हमें बताइए। अगर किसी छात्र का को कोरोना संक्रमण होता है और अनफॉर्चुनेटली यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे? उस माँ को उसका बेटा लौटा पाएंगे? शिक्षा मंत्री लेंगे? या कि फिर विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन लेगा? हमारी यही मांगे हैं और हमारी ये मांग है कि अब आप कोरोना का नाटक बंद कीजिए। एक तो अभी इस साल कॉलेज लगे नहीं, ना कॉलेज लगे, एक भी कक्षाएं संचालित नहीं हुई। इसके बावजूद भी आप किस लिए हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर कोई राजा अपने किसानों को खेती करने से मना कर दे और साल भर बाद उससे टैक्स वसूले तो ये उचित है क्या? तो ठीक इसी प्रकार साल आपने परीक्षाएँ करवाई नहीं, आप बोलेंगे ऑनलाइन परीक्षाएँ करवाई। तो ऑनलाइन परीक्षाएँ हमसे ज़्यादा कहीं वो जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगती हैं। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि आप साल भर आपने क्लासेस संचालित नहीं करवाई हैं तो आप परीक्षाओं को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम परीक्षाएं नहीं देंगे, हम परीक्षाएं देंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी थोड़ा सेंसिटिविटी बरतिए और हमको ऑनलाइन प्रणाली से या कि फिर ओपन बुक प्रणाली से हमको परीक्षा देने का हमारे लिए आप निर्णय निकालिए। और दूसरी बात ये, तो आप ये जिम्मेदारी भी लीजिए, अगर कक्षाएं आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि बच्चों को यदि कुछ हो जाता है उसका दायित्व लीजिए, तो हम आने वाले समय में उस पर क्या करेंगे। और दूसरी बात कि अब आप देश समझ चुका है और जो नहीं समझे हैं वो समझ रहे हैं और बाकी समझ जाएंगे। कोरोना का नाटक बंद कीजिए। इस साल जो हुआ अगला जो शैक्षणिक सत्र है जुलाई से, उस पर आप विधिवत क्लासेस लगवाइए और विधिवत परीक्षाएं आयोजित करवाइए। लिए हम लोग और आगे प्रयास करेंगे, मंत्री जी से भोपाल तक जाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे गांधी जी के रास्ते। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता कर शासन प्रशासन पर उठाए कई सवाल। मंगलवार को कांग्रेस नेता व मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई मुद्दों को लेकर आवाज उठाई। फिर चाहे वो किसानों को आगजनी से नुकसान के बाद मुआवजा दिए जाने की बात हो या फायर ब्रिगेड की कमी। से कुछ अपने ज़िले के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चाहे पेपर के माध्यम से हो चाहे वैसे भी, लगातार हमारे क्षेत्रों में, खेतों में, खलिहानों में या वैसे भी जगह आग लग रही है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास या हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए कोई समुचित साधन नहीं है। इस पर सरकार पूरी तरह से विफल है और किसान पीड़ित हैं, उनके लाखों लाख के नुकसान हो रहे हैं। उसकी भरपाई सिर्फ तहसीलदार भेज करके एक मुआवजा का लालीपाप दिखाया जाता है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि जब फसल बीमा योजना
फसल की बीमा होती है, तो जब ये आगजनी होती है उसी टाइम फसल बीमा योजना की बात क्यों नहीं होती? मेन पॉइंट ये है। और आग लगने के बाद किसान चक्कर लगाता रहता है खेतों में, तहसीलों में, लेकिन उसका मुआवजा अंतिम समय तक नहीं, अंत में वो भूल जाता है। तो मेरा आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग है कि जहाँ जहाँ आग लग रही है वहाँ पर फसल बीमा योजना पहले करें, मुआवजा की कार्रवाई बाद में करें। और दूसरा, जो सरकार पूरी तरह से, जो प्रशासन पूरी तरह से ये आग बुझाने में अक्षम है, वहाँ जिसके खेतों में आग लगती है गांव वाले किसी तरीके से आग बुझा पाते हैं, दमकल नहीं पहुंच पाते। तो मेरा आप सबके माध्यम से ये भी मांग है कि अधिक से अधिक दमकल उपलब्ध हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि हमारे क्षेत्रों में हर जगह, कई क्षेत्र हमारे ज़िले में ऐसे हैं, हनुमाना मऊगंज के साथ साथ नई गढ़ी, मनगवा, मैंने कई जगह भ्रमण किया। मैं देख रहा हूँ पेयजल का घोर संकट है, हाहाकार मचा हुआ है। अब हैंडपंपों में पाइप नहीं है, कुएं सूख रहे हैं। सरकार को इसमें अपनी तरफ से जिला प्रशासन को चेतना होगा कि ये जो 2 महीने हैं काफ़ी संकट का विषय है, किलोमीटरों जा कर के पानी लेने जाना पड़ रहा है। इसके लिए भी व्यवस्था जिला प्रशासन को करने की ज़रूरत है। रही बात जिला प्रशासन और सरकार ये कह रही है कि हम 1 तारीख से गेहूं खरीदी केंद्र करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब धान खरीदी केंद्र हो रही थी, खरीदी हो रही थी, उस समय केंद्रों की डेट तो निर्धारित कर दे कि फला तारीख से धान खरीदी जाएंगे, लेकिन 15 दिन 20 दिन बीत गए। सरकार की इसमें पूरी मंशा ये रहती है कि कम से कम खरीदी हो। इसमें बाद में जो गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स ये ढुलाई करते हैं, छोटे छोटे पिकअप ढुलाई करते हैं, उनको जबरन पकड़ करके थाने में खड़ा कर दिया जाता है, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर दी जाती है अवैध रूप से। और ये बताया जाता है कि अवैध धान है। हम ये कहते हैं कि किसानों की धान अवैध आप बता करके सिर्फ ये कहना आपके पास बजट नहीं होता, आप किसानों को गुमराह करते हैं कि किसान कम से कम खरीदी केंद्रों में आए और कम धान की खरीद। उसी तरीके से गेहूं खरीदी में भी होने जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र नहीं करें और जो डेट निर्धारित करें उस डेट से लेकर के लास्ट डेट जो भी निर्धारित हो उसमें समुचित किसानों के गेहूं खरीदी करने के लिए समुचित व्यवस्था करें। चौथा, इस समय कोरोना का हाहाकार फिर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से कोरोना फैल रहा है। कोरोना पिछले साल आया, कोरोना फिर बीच में चला गया, फिर कोरोना आया। जहाँ चुनाव होता है कोरोना नहीं रहता, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना आ जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि यह कोरोना सिर्फ आम लोगों को जेब में डाका डालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर मैं पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर को ये बताना चाहता हूँ कि जबरन आप मास्क के नाम पर और कोरोना के नाम पर जबरन डाका नहीं डालें। अगर आपको ज़्यादा चिंता है कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए तो कोरोना से बचने के आप उपाय करिए, न कि उनको जेब में डाका डालें। यही आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध था। अब जब अंदर घुसेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें कितने बड़े किसका ठेका है। ये ठेका टोटल नरोत्तम मिश्रा जी का है, वो चलवा रहे हैं। इसमें पूरा पुलिस प्रशासन है, वो चलवा रहा। बाकी अधिकारी पैकारी तो कोई बसपा से जुड़ा है, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। यहाँ लोकल नेताओं की बातें मत करो। नरोत्तम मिश्रा जी क्या इसमें शामिल हैं, पार्टनर हैं उसमें? बैठ करके मीटिंग लेते हैं, पूरे अधिकारियों को बोलते हैं। ठेका गृह मंत्री के नाम से थोड़ी होगा। किसके नाम? ठेका उनके आदमियों से, उनसे जुड़े लोगों के साथ होगा। मतलब जो लोग ठेका लिए वो भी कांग्रेस के, जो ठेका लिए वो भी कांग्रेस के। हम ये कहते हैं कि छोटा मोटा कहीं ठेकेदारी पैकादी कोई कांग्रेस का भी आदमी करता होगा। हम इस बात से कहाँ मुकर रहे हैं? हम इस बात से थोड़ी मुकर रहे हैं। तभी ना वो कह रहे हैं। लेकिन ये सरकार का काम होता है, कांग्रेस और प्रशासन भाजपा का, वही तो पूछ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। जो ठेकेदार है वो ठेकेदार वो सरकारी ठेकेदार सिर्फ सरकार का होता है। दोनों की साठगांठ को तो स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मेरी पार्टी के कांग्रेस की के दारू का ठेका और बीजेपी के शासन की साठगांठ चल रही है। कोई साठगांठ नहीं, हमारे पार्टी की कोई साठगांठ नहीं। प्रशासन तो भाजपा का है ना।
हाँ बिल्कुल भाजपा का दारू प्रशासन ठेकेदार भी है। कांग्रेस है, इसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है कि कोई कांग्रेस में रहे कोई कांग्रेस में रिकॉर्ड से जाए, आप बाहर थोड़ी चले जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड से हम बाहर नहीं चले जाएंगे। बशर्ते क्या है कि ये सरकार चलवाती है और ये सरकार से जुड़े लोग चलाते हैं। स्वाभाविक है कि उसमें कुछ एक आध दो कांग्रेसी भी जुड़ गए होंगे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। उन्हीं के पास आपके ऊपर भी आरोप आता है कि मऊगंज का ठेका आपके नाम से चलता है। बिल्कुल गलत बात है। तब इसका मतलब आप रिकॉर्ड निकाल करके देखो। नहीं रिकॉर्ड भाई आप अभी रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग, एक आदमी रिकॉर्ड में होता है, बहुत सारे आप रिकॉर्ड होते हैं, उसी तरह आप रिकॉर्ड में आपका भी नाम आता है। देखिए ऐसा है कि हम तो भाषण तक में ये बात बोली थी कि अब पुलिस ठेका चलाती। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर की अहम अपील। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने प्रदेश के मुखिया स्वयं उतरे सड़कों पर। शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर की जा रही है कार्यवाही और लिफ्ट लेना नाबालिग छात्रा को पड़ गया महंगा, अपहरण कर किया गया गैंगरेप। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।